नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट सेकंड का अंशों का मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो चैप्टर करवाया था वो था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये भी यूनिट सेकंड का ही चैप्टर है, अंशों का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंश क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंश जो है वो कंपनी की पूंजी को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है और इसे ही अंश कहा जाता है। अंश जो हैं दो प्रकार के होते हैं, अधिमान या पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे सामान्य या समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स। पूर्वाधिकार अंशों को भी इक्विटी अंशधारियों से पहले पूर्व निर्धारित जो स्थिर दर है उससे लाभांश पाने का अधिकार प्राप्त होता है। समापन की दशा में इन्हें पूंजी की वापसी का भी पूर्वाधिकार हो सकता है। इस प्रकार जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड तभी प्राप्त होगा जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चुका दिया जाए, और समापन की दशा में भी पूंजी तभी वापस मिलेगी जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है उसको वापस करने के बाद यदि कुछ शेष बचेगा। कंपनी के जो वास्तविक स्वामी हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। यदि कंपनी ज़्यादा लाभ अर्न करती है तो इन्हें ज़्यादा दर से डिविडेंड प्राप्त होता है, और यदि लाभ नहीं होते तो इन्हें फिर किसी भी प्रकार का डिविडेंड प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन शेयर्स का जो मूल्य है वो भी जो है वो चेंज होता रहता है। पूर्वाधिकार अंशों पर डिविडेंड की दर आमतौर पर स्थिर होने से इनका मूल्य भी आमतौर पर स्थिर रहता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स का मूल्यांकन किया जाता है। अंशों के मूल्यांकन से हमारा मतलब क्या है? अंशों के मूल्यांकन से हमारा मतलब ऐसा मूल्य, ऐसा प्राइस ज्ञात करने से है जिन पर उन्हें परचेज या सेल किया जा सके। अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे मन में ये बात उठना भी स्वाभाविक है। तो अंशों का जो मूल्यांकन है वो कुछ एक परिस्थितियों में आवश्यक हो जाता है। जब कंपनी अपने एक कैटेगरी के शेयर्स को दूसरी कैटेगरी में चेंज कर रही हो, जब अंशधारी अपने अंशों की जमानत पर ऋण लेना चाहते हों, या फिर जब शेयर्स खरीदने बेचने हों, या जब कंपनियों का एकीकरण हो रहा हो और नई कंपनी की स्थापना हो रही हो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक कंपनी को परचेज कंसिडरेशन का निर्धारण करने के लिए अंशों का मूल्य ज्ञात करने की आवश्यकता होती है ताकि नई कंपनी द्वारा उसी के अनुसार नए अंशों का निर्गमन किया जा सके। इसके अलावा जब कोई विद्यमान कंपनी द्वारा किसी दूसरी छोटी कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में परचेज कंसिडरेशन का भुगतान शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर या मार्केट वैल्यू के आधार पर किया जाता है। या फिर जब कंपनी का समापन करके एक नई कंपनी की स्थापना की जा रही हो। तो इस प्रकार कई सारी ऐसी कंडीशंस है जब हमें शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो ये वैल्यूएशन किया किस तरह से जाता है, इसके कुछ एक पर्टिकुलर विधियां हैं, मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि, एसेट वैल्यूएशन और नेट एसेट मेथड। इसे हम एसेट बैकिंग मेथड भी कहते हैं, एसेट बैकिंग मेथड, या इसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड के लिए जो पहला स्टेप है वो है नेट एसेट्स की कैलकुलेशन। इस विधि के अनुसार शेयर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें नेट एसेट्स का मूल्य पता होना चाहिए। तो नेट एसेट्स कैसे ज्ञात की जाएंगी, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए हम सभी संपत्तियों का रीवैल्यूड या जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, इसमें ट्रेड नॉन ट्रेड दोनों ही आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स। तो जो भी ये सन्ड्री एसेट्स हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एडवांसेस, प्री पेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एक्सेट्रा। तो ये सारी जो एसेट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू या उनकी रियलाइजेबल वैल्यू जो है उसे हमने लिख लेना है। इसमें हमको ध्यान दीजिए फिक्शिशियस एसेट्स यानी कृत्रिम संपत्तियों को शामिल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर्स और डिबेंचर्स के इश्यू पर डिस्काउंट या नेगेटिव बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L वगैरह को हमें शामिल नहीं करना इसमें।
तो उसके बाद हमें घटानी है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मतलब सभी तरह के दीर्घकालीन दायित्व, जैसे ऋण पत्र वगैरह, कोई लोन्स ले रखे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई लॉन्ग टर्म लोन्स। और करंट लायबिलिटीज़ घटानी होती हैं, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह से। और ये सारी आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ घटाने के बाद जो बचता है उसी को ही हम नेट एसेट्स कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, लायबिलिटीज़ में कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को भी घटाया जाता है, और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स वगैरह जो या प्रपोज डिविडेंड है उनको भी हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में घटाना है। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी घटाने के बाद उसे ही हम नेट एसेट्स कहते हैं। नेट एसेट्स को ज्ञात करने का एक और तरीका, एक अल्टरनेट मेथड और है। तो इसके लिए हमको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ़ देयर इज़ एनी एक्सेस अमाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अगेन एक्सेस अमाउंट, इन सब को जोड़ करके इसमें से हमें फिक्सेशियस एसेट्स या दूसरी नॉन करंट एसेट्स जो मैंने अभी बताई थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा, या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो वो घटेगा, और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं तो वो घटेंगी। तो इनको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी नेट एसेट्स। तो जैसी भी स्थिति हो, प्रश्न में जैसी भी सूचना दी हो, आमतौर पर हम पहले वाले मेथड का यूज़ करते हैं, परंतु कई बार उस मेथड को अप्लाई करना संभव नहीं होता, या हमें जो आइटम्स दे रखी हैं वो इस तरह की दे रखी हैं कि हमें वैकल्पिक विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बाकी आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, पर आमतौर पर हम पहले वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सुविधाजनक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इसमें 2 पॉइंट्स में मैंने इसको बांट दिया है। जब कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हों, या फिर जब कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर रखे हों। तो पहले मैं इसमें बात कर रही हूँ जब कंपनी ने मात्र इक्विटी शेयर्स ही निर्गमित कर रखे हों। इसमें भी कई सारी सिचुएशंस हैं। इनमें पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि जब सभी इक्विटी शेयर्स का जो अंकित मूल्य है वो समान हो और सभी के सभी फुली पेड अप हो। ऐसी स्थिति में इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग हो लेकिन वो पूर्ण प्रदत्त हो। इसमें क्या होता है कि इनकी फेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन वो होने फुली पेड अप चाहिए। ऐसी स्थिति में वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक से ज़्यादा कैटेगरीज के शेयर होंगे, तो हमें क्या करना है, शुद्ध संपत्तियों को अलग अलग अंकित मूल्य वाले इक्विटी अंशों के वर्गों में उनकी कुल प्रदत्त पूंजी के अनुपात में बांटकर हर प्रकार के अंशों की संख्या का भाग देकर अलग अलग प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो सकता है जब इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य के हों किंतु उनका प्रदत्त मूल्य अलग अलग हो। ऐसी स्थिति में हमको नॉशनल कॉल मेथड या काल्पनिक मांग विधि का प्रयोग करना होता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि नेट एसेट्स के वैल्यू में अंशों पर जो भी बकाया मांग है उसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए 5000 शेयर्स हैं, उनके 10 रुपया उनका अंकित मूल्य और 8 रुपये मांगे जा चुके हैं, तो 2 रुपया जो है वो बकाया है, यानी कि 5000 अंशों पर बकाया राशि हो गई 2 रुपये के हिसाब से 10,000। तो नेट एसेट्स में 10,000 जोड़ देंगे, यानी कि क्या करना है, नेट एसेट्स में आपको बकाया मांग राशि जो है उसे जोड़ देना है। उसके बाद इस प्रकार ज्ञात जो राशि होगी उसमें अंशों की संख्या का भाग देकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो वैल्यू पर फुली पेड अप शेयर फॉर्मूला के रूप में वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स प्लस नॉशनल कॉल मनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। ऐसा करने से आपके पास एक फुली पेड अप शेयर की वैल्यू आएगी, और जो शेयर फुली पेड अप नहीं है मतलब पार्टली पेड अप है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको फुली पेड अप शेयर की वैल्यू में से अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर को घटा देना है। ठीक है, तो ये था आपका इसमें तीसरा पॉइंट।
देन फोर्थ पॉइंट, जब इक्विटी शेयर्स अलग अलग अंकित मूल्य वाले हों और उनके प्रदत्त मूल्य भी अलग अलग हों, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको नेट एसेट्स ज्ञात करनी है। उसके बाद जो है अंशतः प्रदत्त अंश जो हैं, जो कि फुली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप है, उनकी काल्पनिक मांग राशि यानी कि नॉशनल जो कॉल मनी है, बकाया राशि जो, उसको जोड़ लें। फिर हर श्रेणी के जो है प्रदत्त अंशों का मूल्य अलग अलग हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 5 तक के एग्जाम्पल इन्हीं फार्मूलाज पर बेस्ड हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखिए। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फार्मूलाज के रूप में मैंने आपको सारी डिटेल्स इसमें दे दी हैं। तो एग्जाम्पल्स 1 से 5 आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपका था जब कंपनी ने केवल इक्विटी शेयर्स जारी कर रखे हों, तो उसमें 4 कैटेगरीज आ गई आपकी। अब यदि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी निर्गमित कर रखे हों, तो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, जब प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में ही पूर्वाधिकार हो, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू पर इक्विटी शेयर ज्ञात करने के लिए आपको नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को घटा देना है। देन डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसके बाद जब केवल पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार हो, यदि कंपनी के अंतर नियमों में ये लिखा है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल पूंजी के संबंध में ही पूर्वाधिकार है, तो उस स्थिति में आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटाई जाएगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसी स्थिति में प्रेफरेंस शेयर का जो मूल्य है उसके प्रदत्त मूल्य के बराबर ही होगा। देन यदि केवल लाभांश के संबंध में पूर्वाधिकार हो, कई बार ऐसा होता है कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को केवल डिविडेंड के संबंध में ही पूर्वाधिकार होता है, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू पर इक्विटी शेयर, नेट एसेट्स माइनस एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू इसके लिए आपको जो अभी आपने इक्विटी शेयर की वैल्यू ज्ञात की है उसमें आपको ऐड करना है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे करके आपके पास एक प्रेफरेंस शेयर का मूल्य आ जाएगा। और यदि कंपनी के अंतर नियमों में पूर्वाधिकार अंशधारियों को किसी प्रकार का कोई पूर्वाधिकार ना हो, ना पूंजी के संबंध में ना ही डिविडेंड के संबंध में, तो ऐसी स्थिति में नेट एसेट्स को वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, तो वैल्यू पर शेयर आपके पास आ जाएगी। ऐसी स्थिति में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर का जो मूल्य है वो समान होगा। लेकिन इन थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स में यदि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो अलग अलग हो, तो फिर दोनों की कुल प्रदत्त पूंजी के अनुपात में नेट एसेट्स को बांट लेंगे और इस प्रकार ज्ञात राशि में संबंधित अंशों की संख्या यानी अलग अलग संख्या का भाग लगाकर पर शेयर जो है वो मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 6 देख सकते हैं, 7 देख सकते हैं, 8 देख सकते हैं। तो ये 6, 7, 8, अब जितना मैंने आपको आज बताया है इसके आधार पर आप 1 से लेकर 8 तक इलस्ट्रेशंस बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम इसी मेथड के बारे में हमने बात की, एक मेथड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा मेथड यानी कि यील्ड वैल्यूएशन मेथड जो है उसके बारे में बताऊंगी, यील्ड वैल्यूएशन मेथड या कि प्रतिफल मूल्यांकन विधि। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।